नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बजट पर डिस्कस करेंगे। बजट इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच सामंजस्य बैठाना ही बजट कहलाता है। यानी आय और व्यय के बीच तालमेल बैठाना ही बजट कहलाता है। इनकम कहाँ कहाँ से होता है? टोटल टैक्स का पैसा इनकम के अंतर्गत आता है। टोटल गवर्नमेंट कंपनी का प्रॉफिट वह इनकम के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट कंपनी जैसे एनटीपीसी, सेल, भेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनी का जो प्रॉफिट का पैसा है वो इनकम के अंतर्गत आता है। लोन का पैसा, मान लीजिए भारत सरकार किसी देश को 100 करोड़ रुपया लोन दी है। इसका जो ब्याज आ रहा है, ये ब्याज का पैसा जो है ये इनकम के अंतर्गत आता है। भारत सरकार किसी विदेशी संस्था या किसी देश से जो पैसा लोन ली है, यानी 1000 करोड़ रुपया लोन ली है, वो भी पैसा इनकम के अंतर्गत आता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्च कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे रोड बनना, रोड में पैसा जो खर्च होता है वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, वो खर्च के अंतर्गत आता है। हेल्थ में जो पैसा खर्चा होता है, डिफेंस में पैसा खर्चा होता है, एजुकेशन में जो पैसा खर्चा होता है, वो सब एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। पीडीएस सिस्टम में जो खर्चा होता है, ये सभी खर्च एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। अब पीडीएस सिस्टम का है, सरकार 40 से 45 रुपये केजी चावल खरीदता है और गरीब लोगों को 3 रुपये केजी चावल देने का काम करता है। और गेहूं सरकार 20 से 22 रुपये केजी खरीदता है और गरीबों को 2 रुपये केजी गेहूं देने का काम करता है। इसमें जो पैसा खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे ऊपर संविधान है, आपको वही करना होगा जो संविधान कहता है। भारत का जो पैसा है उसे भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति अपने मन से खर्च नहीं कर सकता है। संविधान कहता है कि भारत के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा है उसे खर्च करने के लिए आपको जनता से पूछना होगा। यानी जनता के प्रतिनिधि संसद से पूछना होगा। संसद से पूछकर ही पैसा निकालना होगा और संसद की अनुमति से ही आपको संचित निधि से पैसा निकालना होगा और पैसा उसमें रखना होगा। अगर संचित निधि में आप पैसा डालते हैं तभी संसद की अनुमति लेना होगा, और संचित निधि से आप पैसा निकालते हैं उसमें भी आपको संसद की अनुमति लेना पड़ेगा। संचित निधि क्या है? कंसोलिडेटेड फंड क्या है? यह भारत सरकार के सबसे बड़ी तिजोरी है। भारत सरकार के सबसे बड़े तिजोरी को ही संचित निधि कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। जितना टैक्स का पैसा है वो इसी में आता है। जितने गवर्नमेंट कंपनी है उसका प्रॉफिट का पैसा इसी तिजोरी में आता है। जो अपना देश दूसरे देशों को लोन दिया है उसका जो इंटरेस्ट का पैसा है वो इसी तिजोरी में आता है। भारत सरकार जो दूसरे देशों से लोन लिया है वो सारे लोन का पैसा इसी तिजोरी में आता है, इसी तिजोरी में आता है। इसी को हम संचित निधि कहते हैं, जिसमें भारत के तमाम पैसे, जिस अलमारी में भारत के तमाम पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, उस अलमारी का, उस तिजोरी का नाम संचित निधि है। इससे पैसा निकालने के लिए
और इसमें पैसा रखने के लिए संसद की इजाज़त यानी संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की स्थापना किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत ही इसमें पैसा रखा जाता है और निकाला जाता है। इन दोनों के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से पूछना अनिवार्य है। तो सरकार जो खर्च करती है प्रतिदिन, वह प्रतिदिन जो सरकार पैसा खर्चा करती है वह संसद से पूछकर निकालेगी। ये संभव नहीं है कि आज 1 तारीख को 100 करोड़ खर्चा है, कल 2 तारीख को 500 रुपये खर्चा है। ऐसा करना संसद के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी समस्या के समाधान को दूर करने के लिए सरकार बजट पेश करती है और बोलती है सरकार कि मैं 1 साल में शिक्षा पर 100 करोड़ रुपये खर्चा करूंगा, हेल्थ पर 5,000 करोड़ खर्चा करूंगा, रोड पर 1,000 करोड़ खर्चा करूंगा, गरीब कल्याण पर हम 200 रुपये खर्चा करेंगे और सब जितने भी खर्चा करना है 1 साल के अंतर्गत जितना खर्चा करना है उसका बायोडाटा देती है सरकार। और इसके लिए मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूं। और यह कहकर वह सरकार संसद में वादा करती है और बोलती है कि आप लोग की अनुमति चाहिए। इसी को हम बजट कहते हैं। जो सरकार 1 साल में जो खर्चा करती है, 1 साल में जो सरकार खर्च करती है, वो लोगों के सामने, वो संसद के प्रतिनिधि यानी लोगों की प्रतिनिधि संसद के सामने अपने विचार प्रकट करती है कि मैं 1 साल में इतना रुपया 500 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा या 5,000 रुपया खर्चा करूंगा या 500 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा। और यह कहकर वो पैसा जो निकालने का कार्य करती है, इसी को हम बजट कहते हैं। बजट को पास होने का अलग अलग स्टेज होता है। पहला स्टेज है जो बजट स्पीच होता है, यानी बजट को प्रपोज किया जाता है। दूसरा होता है स्टेज जनरल डिस्कशन होता है और तीसरा स्टेज होता है उसमें कमेटी गठित की जाती है। बजट स्पीच क्या है? बजट इसमें होता है बजट पेश करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये बजट है, मैंने बजट पास कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है। ये बजट प्रपोज किया जाता है, मैंने प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं रोड पर 100 करोड़ रुपये खर्चा करूंगा, मैं हेल्थ पर 500 रुपये खर्चा करूंगा। मेरी सरकार अपना विचार बताती है, बजट स्पीच में अपने विचार बताती है। बजट स्पीच देना मतलब बजट पास करना नहीं होता है। मैं एजुकेशन पर 100 करोड़ रुपये खर्चा करूंगा, मैं टैक्स बढ़ा रहा हूं, मैं टैक्स घटा रहा हूं, ये सारी बातें सरकार संसद के सामने रखती है, प्रस्तुत करती है। जब बजट एक बिल होता है, यानी बजट एक विधेयक है जो संसद में प्रपोज किया जाता है, जो संसद के सामने प्रस्ताव रखा जाता है। जब ये विधेयक पास हो जाता है तो कानून का रूप ले लेता है। तो पहला होता बजट स्पीच होता है। दूसरा स्टेज होता है डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन। इसमें संसद में डिस्कशन होता है जिसमें लोकसभा के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, बजट पर विचार विमर्श करते हैं और बजट अपना अपना विचार देते हैं। जनरल डिस्कशन में यही होता है। उसके बाद समिति के पास जाता है। पहला हुआ स्पीच, दूसरा हुआ डिस्कशन, तीसरा हुआ कमेटी, यानी समिति के पास जाता है। लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके पास आता है। इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा को होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा को होते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों मेंबर इसमें रहते हैं, यानी सत्ता पक्ष के भी मेंबर होते हैं और सत्ता पक्ष के भी मेंबर होते हैं। प्रकलन समिति में 30 मेंबर होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। 15 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं
और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेटी है जिसमें 24 कमेटी है जिसके पास बजट की एक एक कापियाँ जाती है, और ये सारी प्रतियां जो बजट की जाती हैं इन लोगों के पास, इन लोगों को 5 से 6 सप्ताह तक ये लोग इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। यानी संसद के बहुत सारे कमेटी होती है जो बताया है आपको, जो अलग अलग कार्य देखती है। इनमें से 24 कमेटियाँ बहुत है, लेकिन मैंने 2-3 को मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको। 24 कमेटियाँ ऐसी हैं जिनके पास बजट की कापियाँ जाती हैं। इन सब कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। इस कमेटी में पक्ष और विपक्ष के भी मेंबर होते हैं। इन सभी कमेटी को 5 से 6 सप्ताह का समय दिया जाता है कि बजट के बारे में जाने, बजट में क्या कमी है, क्या जोड़ना है, इस पे अपना विचार दें। तो इस बीच संसद को बंद कर दिया जाता है। 1 तारीख को मैंने बजट पेश हुआ, 2 तारीख को डिस्कशन हुआ और 3 तारीख से बंद कर दिया जाता है कि अपना अपना जाइए, आप इस कॉपी को लेकर जाइए और पढ़िए, समझिए, बजट के बारे में इसमें अपना विचार दीजिए। ये सारी कमेटियां अपनी रिपोर्ट और सजेशन देती हैं। जितने कमेटी है सारा रिपोर्ट देती है, अपना सजेशन देती है। इन समितियों की बातों को मानना या ना मानना वित्त मंत्री के ऊपर डिपेंड है। इनके विचार को मान भी सकता है, इनके विचार को नहीं भी माना जा सकता है। 4th स्टेज होता है कि वोटिंग होता है। पहला क्या हुआ, आपका स्पीच हुआ, डिस्कशन हुआ, दूसरा में, तीसरा में कमेटी के पास गया, चौथा में वोटिंग हुआ, मैंने लोकसभा में वोटिंग होगा। लोकसभा में जब वोटिंग होगा उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वोटिंग होगा, वहाँ से जब वोटिंग पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो बजट पास हो जाएगा। बजट सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, इसके बाद लोकसभा में जाता है, इसके बाद लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा पास कर देती है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। तो अब जाकर सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। राष्ट्रपति इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो शक्ति का मतलब मैं इसको रोकता हूं, मैंने रोक लगा देना किसी चीज़ पर। तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग बजट पर नहीं कर सकता है, उसको राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा किसी हालत में। ये सारे प्लान राष्ट्रपति को बताया जाता है, बजट के बारे में बताया जाता है। तो राष्ट्रपति आदेश देता है वित्त मंत्री को कि संसद पेश किया जाए। पहले होता है राष्ट्रपति आदेश दिया, लोकसभा में बजट पेश हुआ, राज्यसभा में गया और राष्ट्रपति उस पर दस्तखत किया, बजट पास हुआ कि 100 करोड़ रुपया निकालना है तो 100 करोड़ रुपया बजट पास हुआ, निकल जाएगा। बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, क्योंकि बजट एक मनी बिल है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे पास कर देती है, नहीं तो 14 दिन बाद अपने आप ही पास हो जाता है। नहीं, बजट पर यानी मनी बिल पर राज्यसभा केवल एडवाइस दे सकती है, मानना या ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यानी राज्यसभा का इसमें ज़्यादा पावर नहीं होता है। बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया, इसके बारे में कहा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। बजट के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बजट पेश करवाता है वित्त मंत्री से। हमारे देश में यह प्रथा थी कि बजट लास्ट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे यानी 29 तारीख को पास हो जाए। अगर 29 तारीख को संडे या सैटरडे है तो 28 तारीख पास हो जाए,
अगर 28 तारीख को संडे और सैटरडे होता है तो 27 तारीख को पास हो जाता है। यानी रविवार और शनिवार को छोड़कर कभी भी फरवरी के लास्ट दिन पास हो जाता था बजट। अगर फरवरी 28 दिन का है तो बजट 28 को ही पेश हो जाता था, बशर्ते रविवार और शनिवार ना हो। फरवरी के लास्ट वीक में बजट पेश किया जाता था तो कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच है। यानी 1 अप्रैल से हमारा बजट का पैसा शुरू हम लोग करते हैं, खर्चा करते 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 आते हैं और 31 मार्च तक हमारा पैसा उसको समाप्त कर देना है। यानी हमारा जो बजट हम लोग जो पेश करते थे, मान लीजिए 29 फरवरी या 28 फरवरी को पेश करते थे, तो 29 फरवरी को पेश हुआ तो 1 मार्च बचा 31 तारीख, 1 अप्रैल आते आते पैसा खत्म हो गया। यानी 32 दिन का टाइम हुआ। जब से बजट पास हुआ उसके बाद 32 दिन का आपका फर्स्ट टाइम मिला। लेकिन आप देखिए कि 1 अप्रैल 2023 में जो बजट पास हुआ ना, वो 1 अप्रैल से पैसा शुरू हो जाए। जैसे 100 करोड़ रुपया पास हुआ तो रखा रहेगा, वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से पैसा खर्चा शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 में आते वो खत्म हो जाएगा। यानी 31 मार्च में 1 अप्रैल से 2 अप्रैल में जो खर्चा होना वो 2024 के बजट में वाला शुरू होगा पैसा। अब 2024 में जो बजट शुरू होता था तो ये तो हो गया 29 को बजट पेश होता था। इस सारा काम करते हुए इस बजट स्पीच, डिस्कशन कमेटी के पास, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, टोटल प्रोसेस में 40 से 50 दिन लग जाता था। टोटल 32 दिन हो रहा है तो जो 20 दिन का जो पैसा है 2 अप्रैल से ले 20 अप्रैल के पैसा है, 1 अप्रैल तक पैसा तो खत्म हो गया ये। तो 31 के बाद जो 1 तारीख 2 तारीख जो पैसा 20 तक है, 20 दिन का पैसा कहाँ से आता था? तो इसके लिए कर्जा लेना पड़ता था। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए अब 2017 से बजट 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया। यानी बजट 29, 28 या 27 फरवरी को पेश कर दिया जाता था। इससे पास होने में लगभग 40 दिन लग जाए। इससे पास होने में 40 दिन समय लग जाता था। यानी 15 से 20 अप्रैल तक हो जाता था। तो 20 दिन देश चलाने के लिए लोन लेना पड़ता था। केंद्र सरकार कुछ महीनों के खर्च के लिए देश की संसद से फिर अनुमति लेती थी और संचित निधि से पैसा निकालती थी। उसे ही कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान कहा जाता था। जो 20 दिन के लिए पैसा देश चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता था उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। इस सारे समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अब बजट 2017 से 1 फरवरी को पेश करना शुरू कर दिया, जिससे जो 20 दिन का प्रॉब्लम होता था अब 29 को पेश होता था तो 32 दिन मिलता था टाइम, लेकिन 50 दिन का टाइम चाहिए। तो मान लीजिए 1 फरवरी को पास हो रहा है तो ये में 28 दिन ये हो जाता है। अब मार्च भी 32 दिन हो जाता है, 50 दिन हो जा रहा है तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं हो रहा है, जिससे 1 अप्रैल से पहले बजट पास हो जाएगा और लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आम बजट से 1 दिन या 2 दिन पहले इकोनॉमी सर्वे आता है। इसके बाद रेल बजट, फिर आम बजट पेश किया जाता है। यानी सोमवार को इकोनॉमी सर्वे आया तो मंगलवार को रेल बजट और बुधवार को आम बजट होता था। इकोनॉमी सर्वे क्या है? इकोनॉमी सर्वे होता है कि 1 साल आपके देश में माने आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा है। माने आपके देश में 1 साल के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ इसका लेखा जोखा है। कितना देश विकास किया, कितना देश किस मोर्चा पर हानि हुई, किस मोर्चा पर लाभ हुआ, इस पर डिस्कस किया जाता है। माने 1 साल देश के आर्थिक विकास की सालाना लेखा जोखा था। इसके आधार पर यह तय किया जाता है या अंदाज लगाया जाता है कि 1 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था किस तरह रही, किन मोर्चों पर हम फेल हुए, किन मोर्चों पर हमको पास मिला, किस पे हमको नुकसान हुआ, इसका अनुमान लगाना ही इकोनॉमी सर्वे कहलाता है। इसी के आधार पर हम बजट दोबारा सुधार करके पेश करते हैं। 2024 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। माने
2024 को रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 2024 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और 2017 में आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया। जो 24 में अलग किया गया था, उस 17 में मिला दिया गया। तो अब केवल वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। पहले बजट रेल मंत्री अलग पेश करते थे, अब वित्त मंत्री अलग पेश करते थे। अब केवल देश में एक ही बजट पेश हो रहा है, ओनली वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री बजट के माध्यम से देश के विकास का एक साल का प्लानिंग बताता है। एक साल का प्लानिंग बताता है कि एक साल का खर्चा बताता है कि इस साल विकास पर कितना खर्चा होगा, टैक्स कितना बढ़ेगा, टैक्स कितना घटाया जाए, सब के बारे में वित्त मंत्री बजट के माध्यम से बताने का काम करता है। और इस पर लोकसभा में डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद इसमें कुछ चेंज होता भी है और कुछ चेंज नहीं भी होता है। ये सरकार पर डिपेंड करता है। बजट जो पास होता है वो 6 महीना पहले से बनना शुरू हो जाता है। तो बजट जो पास होता है इसको नीति आयोग भी इसमें सपोर्ट करता है, वित्त मंत्रालय भी सपोर्ट करता है और सब मंत्रालय भी इसमें सपोर्ट करता है। लेकिन आपका एग्जाम में आएगा कि बजट कौन बनाता है, तो बजट बनाने का काम करता है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे को भी इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।